गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स, है ना। तो आज क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, देखो। ये देखो, हमने वैसे इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया हुआ है ना। तो वैसे टॉपिक पे रहेंगे जो इकोनॉमिक सर्वे में हमने डिस्कस किया हुआ है, बट उनको भी हम लोग एक बार वापस से कर लिया जाएगा। ठीक बात है। तो फर्स्ट टॉपिक, अ फिलिप टू एमएसएमई रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन नॉर्म्स। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन को रिवाइज किया गया इस साल। एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एमएसएमई। तो देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट का लिमिट, एक होता है टर्नओवर का लिमिट। फॉर एग्जांपल, तुमने कोई चाय की दुकान खोली तो कितना इन्वेस्टमेंट गया? टर्नओवर मतलब साल में कितना पैसा उधर से आ रहा है ना, प्रॉफिट नहीं, पैसा जो आ रहा है। ठीक है, उसमें से भले ही प्रॉफिट कम हो रहा हो, जो भी हो रहा हो, उसको क्या बोलोगे? टर्नओवर। तो माइक्रो कैटेगरी के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? 2.5, अप टू 2.5 करोड़, कुछ भी 1 लाख लग रहा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, अप टू 2.5 करोड़ लग रहा है, तो किस कैटेगरी में जाएगा? माइक्रो कैटेगरी में। और टर्नओवर कितना होना चाहिए? 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? फिर उसके बाद स्मॉल के लिए 2.5 से 25 होना चाहिए, 2.5 से बड़ा और 25 से छोटा। और यहां क्या होना चाहिए? 10 से बड़ा और 100 से छोटा। यहां मीडियम के लिए क्या होना चाहिए? 25 से बड़ा और कहां तक? 125 करोड़ तक। और यहां पे 100 से बड़ा और कहां तक? 250 करोड़ तक। तो ये हो गया आपका टर्नओवर लिमिट, ये हो गया इन्वेस्टमेंट लिमिट, है ना। पहले ये 1 करोड़ ऐसा कुछ, 1.5 करोड़ ऐसे हुआ करता था, ये सब कुछ क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है। ये 10 करोड़ हुआ करता था। समझ में आई बात? तो एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन है, गवर्नमेंट ने रिवाइज कर दिया है, थोड़ा लिमिट्स बढ़ा दिया है ना। क्योंकि छोटे जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस को क्या मिलता है? गवर्नमेंट बहुत सारा लोन वोन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ना, माइक्रो को और ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसलिए इनका लिमिट्स बढ़ा दिया गया है। तो ये बजट 2025-26 का क्लासिफिकेशन है। पहले माइक्रो के लिए 1 था इन्वेस्टमेंट लिमिट, अभी 2.5 गुना, लगभग 2.5 गुना सब बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है पुराना वाला, बट नया वाला जरूर याद रख लीजिए। पुराना वाला 2.5 की जगह क्या था? 1 करोड़। ठीक। इंडिया शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है जिसको हम बोलते हैं सागर माला। क्या बोलते हैं? सागर माला। और हाईवेज में एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आता है जिसको बोलते हैं भारत माला। ये एक्चुअली पुराने स्कीम्स है, नए स्कीम्स नहीं है, बट फिर भी द सागर माला प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन 2015 में ही, कि हम पोर्ट के अलोंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। वहां पे सागर माला प्रोग्राम को ही लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो लॉजिस्टिक का खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो, उसको कम करने के लिए सागरमाला इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। तो यही सागरमाला हम लोग पढ़ रहे हैं। सागरमाला में क्या क्या होना चाहिए? सागरमाला में हम पोर्ट को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं एक पोर्ट को दूसरे पोर्ट से, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर रहे हैं कि आसपास इंडस्ट्रीज रहे, और साथ साथ कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और उससे भी ज़्यादा मैंने सोचा थोड़ा पोर्ट्स आप लोगों को दिखा दूं, तो पोर्ट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक नया पोर्ट अभी लॉन्च किया है, मोदी जी गए थे उद्घाटन करने इसी महीने, है ना। क्या नाम है? नाम पता है आप लोगों को? इनिशियली 1-2 मई के आसपास हुआ या लास्ट में अप्रैल के एंड के आसपास हुआ? विजिंगम पोर्ट। कौन सा पोर्ट? विजिंगम पोर्ट। वो कहाँ पे है आपका? यहाँ पे है, केरला में लास्ट में है। समझ में आई बात? ट्रांसशिपमेंट हब है वो। क्या है? ट्रांसशिपमेंट हब। कोई बहुत दूर पोर्ट से, एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट जा रहा है, दूसरी कंट्री जा रहा है, बीच में वहां पे क्या कर सकता है? स्टे कर सकता है ना। हाईवे के बीच में होता है ना किंग ढाबा, है ना, किंग का खाना भूल न जाना। समझ में आई बात? तो लोग किंग ढाबा पर रुकते हैं खाने के लिए, तो ये ट्रांसशिपमेंट हब कुछ वैसा ही है। समझ में आई बात? जहाँ फैसिलिटीज बहुत होंगी, जहाँ पे आराम से, हार्बर भी गहरा है, आराम से लाके शिप्स वगैरह को लगाया जा सकता है। अगर पानी कम गहरा है तो भारी शिप तो वहां पे लग ही नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? जहां पानी ज्यादा गहरा होता है जस्ट कोस्ट पे, उसको बोलते हैं नेचुरल हार्बर। क्या बोलते हैं? नेचुरल हार्बर। या तो कहीं नेचुरल हार्बर होगा, या तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको हार्बर बनाना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इधर इधर आपका नेचुरल हार्बर जैसे सिचुएशन है, कांडला, पोरबंदर, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट आसपास है। फिर नीचे गोवा में मरमागांव,
मैंगलोर, कोच्चि, यहाँ पे विजिंगम पोर्ट, यहाँ पे तूतीकोरिन, चेन्नई, इन्नौर, चेन्नई इन्नौर आसपास है, हल्दिया, पैरादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम। तो ये हमारे क्या है, कॉमर्शियल पोर्ट्स हैं। समझ में आई बात, जिससे हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज करते हैं। और सागरमाला प्रोजेक्ट में ये सब इंक्लूड किया गया है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, कम्युनिटीज को डेवलप किया जाए। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ का इससे रिलेटेड दिया गया है। कितने करोड़ का? 25,000 करोड़। तो अभी इस यूनियन बजट में क्या था? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड था। क्या था? मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। इसी यूनियन बजट में अनाउंस किया गया। कितने करोड़ का? 25,000 करोड़, उसी सागरमाला इनिशिएटिव से रिलेटेड। तो इनिशिएटिव तो पुरानी है, बट ये जो फंड की जो हम बात कर रहे हैं वो फंड क्या है? नया है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट अप टू 49% विद द रेस्ट बीइंग मोबिलाइज्ड फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्ट। तो ये 25,000 करोड़ में गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी? 49%। बाकी मोबिलाइज करेगी प्राइवेट पार्टी, अडानी वडानी से मोबिलाइज करेगी, तो जाके बाकी पैसा आएगा। ठीक बात है। चलिए, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप का दिक्कत होता है ना? जो अच्छे कॉलेज से स्टूडेंट होते हैं उनको जनरली नहीं होता है, बट बाकी स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो एक बार, अब इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं है कि कॉलेज में रहोगे तो इंटर्नशिप, कॉलेज जैसे खत्म हुआ अब तुमको कुछ काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि ठीक है डिग्री तो आ गई तुम्हारे पास, बट स्किल नहीं आया। क्या नहीं आया? स्किल। तो इंटर्नशिप में आपको जनरली क्या मिलेगा? किसी एक खास इंडस्ट्री का स्पेसिफिक स्किल मिल सकता है आपको। तो पीएम इंटर्नशिप स्किल उसी से रिलेटेड है। कौन सा मिनिस्ट्री लीड करेगा? कॉर्पोरेट अफेयर्स। एज कितना होना चाहिए? 21 से 24। अगर आप 24 के ज्यादा हो तो आप को इंटर्नशिप स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। 21 से छोटे हो तो पहले 21 हो जाओ फिर मिलेगा। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एन आईटीआई। कहां से होना चाहिए? आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईआईटी नहीं। हैव अ डिप्लोमा फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, उनको मिलेगा। और किसको मिलेगा? स्टार्टिंग में पहले जब भी इंटर्नशिप स्कीम ऐसा कुछ आता था तो जनरली इन्हीं लोग के लिए छोड़ दिया जाता था, पॉलिटेक्निक वालों के लिए या आईटीआई वालों के लिए। लेकिन अभी एक्सटेंशन है, अब ग्रेजुएट डिग्री वाले भी जो हैं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा ये सब डिग्री रखते हैं, उनको भी इसका क्या मिलेगा? इंटर्नशिप स्कीम का फायदा मिलेगा। पीएम इंटर्नशिप स्कीम में क्या मिलेगा? एप्लीकेंट्स विल गेट अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 4,500 फ्रॉम द गवर्नमेंट। मंथली गवर्नमेंट कितना देगी? 4,500। और 500 जहां पे वो काम कर रहे हो उनसे दिलवाएगी, उनका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, है ना। ये नहीं बोलेगा कि तुम हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तुम दो, ठीक है, इंटर्नशिप दे रहे हैं ना, आके हमारा काम खराब कर रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं। तो 5,000 उनको मिल जाएगा। और वन टाइम ग्रांट कितना है? 6,000 इनरोलमेंट होने पे। जैसे इनरोल हुए 6,000 मिल गया, किसी दूसरे सिटी में जाओगे अब 6,000 में रूम ढूंढ लो, अब हर महीने तुमको 5,000 मिलेगा, रहो अपना। समझ में आई बात? पीजी वीजी में मस्त। विल बी प्रोवाइडेड अपॉन एनरोलमेंट अलोंग विथ इंश्योरेंस कवरेज अंडर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो इंटर्नशिप स्कीम, मंथली स्टाइपेंड 5,000, 4,000, 5,100 विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट। 500 जिस कंपनी में इनरोल हो रहे हो सीएसआर के तहत देगी। 6,000 वन टाइम ग्रांट। एजुकेशन फुल टाइम, जॉब नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, फैमिली नो मेंबर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, उनको मिलेगा, है ना। जिस फैमिली में किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये एग्जाम में ये कम से कम रिवाइज करके चले जाना। अच्छा, इसमें अगर आप आईआईटी आईएम से हो तो आपको यहाँ पे वेलकम नहीं है। 5,000 का काम क्यों करोगे? खुद से ढूंढो। समझ में आई बात? आईआईटी आईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, आईआईएससीआर, एनआईडीज, ट्रिपल आईआईटी, इन सब सीए वगैरह, इन लोगों को एमबीबीएस, बीडीएस, इन लोगों को अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है, दे आर नॉट एलिजिबल। ठीक, चलिए अब इसमें क्या होगा? इंडिविजुअल्स हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन आर इनएलिजिबल। अप्रेंटिसशिप भी वही चीज होता है एक तरह से, है ना, स्किलिंग का ट्रेनिंग होता है। किसका? स्किलिंग का। तो आपने पहले से स्किलिंग का ट्रेनिंग कर लिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आपको इंटर्नशिप क्यों ही चाहिए। फैमिली इनकम कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए? 8 लाख एनुअली से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरियाज रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट स्कीम था, है ना, क्योंकि लास्ट बजट में ही लॉन्च हुआ है। इंडियाज अपकमिंग स्पेस एंड ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन। तो हमारा जो भी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन होने वाला है या ओशियन एक्सप्लोरेशन मिशन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं।
चंद्रयान 1 हमने भेजा था, फिर यार चंद्रयान 2 भेजा जिसपे हमारा सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ। याद आ रहा है ना, केसीवान रो रहे थे, फिर मोदी जी गए, बोले अरे कोई बात नहीं सब ठीक है। वैसे ही जैसे हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता, रोहित शर्मा रो रहा था, मोदी जी कह रहे कोई बात नहीं, फिर अगली बार चंद्रयान 3 लैंड हो गया और हम अगली बार वर्ल्ड कप भी जीत गए। आई बात समझ में? तो मोदी जी का बड़ा हाथ है। अगर किसी का सिलेक्शन रुका हुआ है तो एक बार मोदी जी से पीठ थपथपा लो, अगली बार निकलना ही निकलना है ना। जब चंद्रयान लैंड हो जाता है तो फिर कुछ और बचेगा नहीं, उसको तो फिक्स नहीं कर सकते ना, बहुत बुरी बोलोगे तो मैच फिक्स हो गया, ये हो गया। चंद्रयान 4 मिशन क्या करेगा, लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा। अभी तो हम पहुंचे हैं, लैंड किए हैं, अब वहां से रिटर्न भी आना है। समझ में आई बात? तो 4 मिशन बाद में लॉन्च करेंगे हम लोग। 3 मिशन में क्या किए थे, ये सब पेलोड था, पेलोड रटने की जरूरत नहीं होती है ना। चंद्रयान 4 मिशन आएगा, कितने का होगा वो सब नहीं, बस ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए कि वो क्या होगा, सैंपल लेके रिटर्न भी करेगा, खाली फोटो नहीं भेजेगा कि हाँ फोटो भेज दिया है ना, मिट्टी लेके आएगा वहां से, देखो ले आया तुम्हारे लिए गिफ्ट। की ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 4 अचीविंग सेफ एंड जेंटल लैंडिंग। लैंडिंग करोगे तभी तो कलेक्शन करोगे और तभी तो लेके वापस आओगे, और कोई उपाय तो है नहीं। ठीक है, तो जब लॉन्च होगा तब होगा, अभी कुछ खास दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है इसमें भी ये डॉकिंग वॉकिंग सारा टेक्नोलॉजी यूज होगा ही, कि एक साथ कभी मिक्स हो गया, कभी अलग हो गया, अनडॉकिंग है ना, तभी तो काम हो पाएगा। पूरा डिटेल में आएगा तब आएगा। गगनयान में हम लोग क्या करेंगे, अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कहाँ भेजेंगे, स्पेस स्टेशन में भेजेंगे, है ना। हम अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहे हैं वैसे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसमें भी टाइम है, 2035 तक बनेगा। तब तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहीं भेज देंगे इन लोगों को कि जाओ घूम फिर के आओ, थोड़ा चाय पानी पी के। ठीक है, इसरो का ही है। द गगनयान सिस्टम मॉड्यूल कॉल्ड द ऑर्बिटल मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। कहां जाएंगे ये, लो अर्थ ऑर्बिट में। कितना हाइट, 300 से 400। कितने दिन के लिए, 5 to 7 days। सखी टू बी अ फ्रेंड इन नीड फॉर गगनयान क्रू। सखी क्या है, सखी एक फ्रेंड इन नीड होगा। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैज डेवलप्ड मल्टीपर्पस ऐप है। सखी क्या है, एक ऐप है। समझ में आई बात? आपसे ये भी पूछा जा सकता है सखी है क्या, तो सखी के बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना है। गगनयान मिशन ऑर्बिटल मॉड्यूल है ना, यहाँ पे क्रू मॉड्यूल, क्रू मतलब यहाँ पे लोग बैठे होंगे तुम्हारे। ठीक, ये सर्विस मॉड्यूल डज एंड ऑर्बिटिंग सर्विस करवाएगा। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा इन लोगों को। ठीक है, ये लोग बैठेंगे खुद से लॉन्च हो जाएंगे, ऐसा सोचो कितना तेज, रॉकेट के स्पीड से। मैंड मिशन, तो मैंड मिशन क्या करेगा, ऐसे जाके है ना, तुमने यहाँ से लॉन्च करा दिया, अब लॉन्च करा दिया यहाँ पे गया, अब ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, बाद में जाके क्रू मॉड्यूल अलग हो जाएगा और ऑर्बिट मॉड्यूल अलग हो जाएगा। अब क्रू मॉड्यूल उसके बाद से उसको क्या कराना पड़ेगा, सॉफ्ट लैंडिंग कराना पड़ेगा। समझ में आई बात? पानी वानी में कहीं करा देंगे, स्प्लैश डाउन एट अरेबियन सी ऑफ गुजरात। ठीक है, पानी में उतार दो उनको छपाक से, ठीक बात है, तो भी उनका काम हो जाएगा। अच्छा, हमारा डीप ओशन मिशन चल रहा है। कैसा चल रहा है, डीप ओशन मिशन, ये भी पहले से चल रहा है, 4-5 ईयर्स हो गए होंगे। इट हैज बीन लॉन्च एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, अर्थ साइंस, है ना। हार्नेस लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्स फ्रॉम द डीप ओशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट वॉस्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डीप ओशन मिशन के बारे में चीजें हैं। समुद्रयान मिशन भी हम लोग इसको कई बार बोल देते हैं। समुद्रयान मिशन क्या होगा, फर्स्ट मैंड मिशन होगा, उसमें इंसान जाएगा किधर, डीप सी में जाएगा। कहां जाएगा, डीप सी में। द मिशन विल नॉट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम एज द सबमर्सिबल यूज सोनली फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पस। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, समुद्रयान। ठीक है, ठीक है, समुद्रयान में डीप ओशन मिशन में इंसानों को भी भेजना है, एनर्जी भी निकालना है, एक्सप्लोरेशन भी करना है, साइंटिफिक रिसर्च भी करना है, सब चीज करना है ना, कि क्या क्या करना है, सब करना है। ठीक है, वहां पे जाकर मछलियों को मारना है नहीं, नेगेटिव चीजें नहीं करनी है, पॉजिटिव चीजें करनी है, इसमें रटने की जरूरत होती नहीं है। मेंस के लिए तो नहीं रटोगे कि लिखना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए तो जो सही है वो सही है, मतलब जो पॉजिटिव है वो सही है ना। What is मत्स्य 6000? मत्स्य 6000 इंडियाज फर्स्ट मैन्ड डीप ओशन मिशन। एक व्हीकल है, मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है, जिसमें आदमी जा सकता है। सबमर्सिबल मतलब पानी के अंदर सबमर्ज हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने बनाया है।
2025 में ही लॉन्च होने वाला है, पता नहीं कब लॉन्च होगा, ठीक है। ओनली इंडिया भी क्या हो जाएगा, यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना के बाद 6 कंट्री बनेगा मैंड मिशन सी में भेजने वाला। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका नाम मत्स्य 6000 का नाम आपको याद होना चाहिए। मत्स्य 6000 कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। डन है, बोलो, ठीक है। की टर्म्स एसोसिएटेड विद ट्रेड वार, नया टॉपिक आ गया, पुराना टॉपिक खत्म हो गया। ट्रेड वार लगातार चल रहा है ना, तो ट्रेड वार से रिलेटेड टर्म आपको पता होना चाहिए। ट्रम्प साहब आए फिर ट्रेड वार शुरू कर दिया, ठीक है। तो एक है टैरिफ, मतलब क्या होता है टैरिफ, टैक्स। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स। कोटा मतलब कि एक कंट्री से हम इतना ही गुड्स खरीदेंगे या इतना % ही खरीदेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कोटा। मान लो कि फॉर एग्जांपल ये डिजिटल बोर्ड है, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से सस्ता पड़ रहा है, वियतनाम से महंगा पड़ रहा है, बट फिर भी हम कोटा लगाएंगे कि एक कंट्री से हम 30% से ज्यादा बोर्ड इंपोर्ट नहीं करेंगे। समझ में आई बात। तो ये भी कोटा भी एक तरह का क्या है, रेस्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। तो 30% चाइना से आया, फिर 30% वियतनाम से, फिर बाकी 60% के लिए अलग अलग कंट्रीज देख रहे हैं हम लोग। समझ में आई बात है ना, 30 to 60 के बाद 40% के लिए, तो उसको बोलते हैं कोटा। फिर होता है ड्यूटीज, ड्यूटीज आर टैक्स ओनली, ड्यूटीज में कुछ खास बात नहीं है। फिर होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, और दूसरा होता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज। मान लो कि ये बोर्ड जो है वो चाइना में बन रहा है, उसकी कॉस्ट चाइना में है ना 10 लाख रुपए, ठीक है, बट इंडिया में वो 5 लाख में ही बेच दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब वो क्या चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं कि इंडिया में जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो बर्बाद हो जाए, है ना, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम प्राइस में बेच दे रहे हैं। आ रही बात समझ में, उनके घर पे जो कॉस्ट है उससे भी कम प्राइस में बेच दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा हेवी बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, हेवी डंपिंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर आके। तो उसके लिए क्या लगाया जा सकता है, एंटी डंपिंग। मतलब डंप को रोकने के लिए क्या लगाओगे, एंटी डंपिंग। जब बहुत ज्यादा चाइना जैसे कंट्रीज दूसरे कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल जियो था, तो जियो क्या कर रहा था, जियो तो वैसे इंडिया है तो उसके कंटेक्स्ट में ये सब यूज नहीं होगा, बट जियो ने क्या किया, सब जीरो कर दिया शुरू में, है ना। तो एयरटेल छोड़ के सब निपट गई। समझ में आई बात। तो जियो के पास पैसा बहुत है, अब सब निपट गई, उसके बाद प्रॉफिट उस बाद में सोचेगा। तो वैसे ही चाइनीज कंपनी और चाइनीज गवर्नमेंट करती है बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। तो लोकल गवर्नमेंट जहां पे इंपोर्ट हो रहा है वो क्या कर सकता है, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो भी उसी से रिलेटेड है कि मान लो चाइना में कोई प्रोडक्ट बना है ना 1 लाख का, बट उसकी गवर्नमेंट ने वहां सब्सिडी दे दिया 30,000, वो कितने का हो गया, 70,000 का एक्सपोर्ट हो रहा है अब, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट जहां इंडिया में आया, इंडिया गवर्नमेंट 30,000 टैरिफ लगा सकती है कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था ना, लाओ हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंशनल होता है, ये इंटेंशनल इतना नहीं होता है। दोनों जगह क्या हो रहा है, हो यही रहा है कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं वो सस्ता मिल रहा है। समझ में आई बात, क्या मिल रहा है, सस्ता। तो यहां पे तो इंटेंशनली सस्ता बेच रहा है, भले घाटा सह के बेच रहा है, ठीक है। घाटा सहना जरूरी नहीं है कि लॉस ही हो रहा हो, बट लॉस भी करवा के बेच सकता है। यहां पे ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दिया है तो सस्ते में निकाल रहा है। समझ में आई बात। तो उसके गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया हुआ है, एक्सपोर्ट सब्सिडी वगैरह, उसको काउंटर करने के लिए क्या लगाते हैं, काउंटर वेलिंग, नाम ही है। उसको उधर सब्सिडी मिला, इधर आके काउंटर होगा। उसने अगर डंप कर रहा है जानबूझ के, डंपिंग जानबूझ के ही होता है, तो क्या लगाओ, एंटी डंपिंग लगाओ। फिर ट्रम्प साहब का रेसिप्रोकल टैरिफ, तू मुझ पे टैरिफ लगाता है मैं तेरे पे टैरिफ लगाऊंगा। समझ में आई बात। इस पे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। एफ्टा नाम सुना है आप लोगों ने, एफ्टा का मतलब, अरे बहुत बार बताया, 10 बार बताया है ना क्लास, रोज का करंट अफेयर्स नहीं करोगे तो क्या होगा। एफ्टा का मतलब है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आपसे प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही आ सकता है कि एफ्टा क्या है। एफ्टा का मतलब है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अरे यूरोपियन यूनियन का नाम सुना है, तो यूरोपियन यूनियन क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जिसमें यूरोप की मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज हैं, है ना। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज एक साथ क्या करते हैं, ट्रेड करती हैं, एक साथ क्या करते हैं, टूरिज्म करती हैं, एक साथ एक ही करेंसी यूज करती हैं, उनका एक सिंगल मार्केट बनता है। कैसा मार्केट बनता है, सिंगल। तो यूरोपियन यूनियन में यूरोप की सारी कंट्री नहीं है। समझ में आई बात, बहुत सारी हैं बट सारी नहीं है। यूके था पहले, यूके भी अलग हो गया। स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन में नहीं आता। समझ में आई बात। वैसे ही और कुछ कंट्रीज
यूरोपियन यूनियन में नहीं आती। तो उन लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप छोटा बनाया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, एफ्टा बोलते हैं। समझ में आई बात? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, ये 4 कंट्री, नाम एकदम याद रहना चाहिए। फिर से बोलो, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड। ठीक है, ये 4 कंट्री मिलके क्या बनाती है, एफ्टा बनाती है। और एफ्टा पता है कब फाउंड हुआ था? 1960 में, मजाक नहीं, अभी फाउंड नहीं हुआ है ना। यूरोपियन यूनियन का नाम और निशान नहीं था तब, बस वो स्टील एंड कोल कम्युनिटी था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बना है 1980s के बाद, 1990s के बाद खासकर। समझ में आई बात? जब से करण जौहर मूवी शूटिंग करने यूरोप गया है तब से यूरोपियन यूनियन बना है वो उसके पहले वो ऐसे ही था। खैर, तो ये 1960 में फाउंड हुआ है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपस में वो लोग टैरिफ नहीं रखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैरिफ, ये सब बैरियर्स नहीं रखेंगे, कोटा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखेंगे, एंटी डंपिंग नहीं रखेंगे, काउंटर विलिंग नहीं रखेंगे, ये सब, ये जब जो फालतू टर्म थे ये सब नहीं रखेंगे वो लोग, है ना। ठीक बात है। आसाम से कोई प्रोडक्ट मेघालय में बेच सकते हो, लेकिन हम तो एक ही कंट्री के पार्ट है, बट वो एक ही कंट्री नहीं होते हुए भी वो सारा काम कर सकते हैं। दैट इज फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आ रही बात समझ में? उसी को क्या बोलते हैं हम, फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो अभी इंडिया और एफ्टा के बीच में फ्री ट्रेड साइन हुआ है। समझ में आई बात? इंडिया और किसके बीच में, एफ्टा के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों ने साइन किया। एफ्टा कंट्रीज देख लो भाई, ये रहा नॉर्वे, ये रहा आइसलैंड, ठीक है, फिर ये रहा स्विट्जरलैंड, वो रहा लिechtenstein, है ना, ये आइसलैंड है, लिechtenstein इधर है, स्विट्जरलैंड के बगल में ही है। अब ट्रेड को कैसे क्लासिफाई करते हो? हम लोग बोला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बोला ना, ठीक है। तो ये इतना अभी याद करने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार बोल देता हूं। एक होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कुछ गुड्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे। फ्री ट्रेड में मैक्सिमम गुड्स पे नहीं लगाएंगे। समझ में आई बात? और बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाता है, इकोनॉमिक मार्केट। तो यूरोपियन यूनियन क्या है, इकोनॉमिक मार्केट, यहां पे है। आई बात समझ में? यूरोपियन यूनियन या फिर क्या हो गया, आसियान हो गया, वो सब कहां पे है, इधर है ना। क्यों, इन्वेस्टमेंट, सब चीज एक साथ ही कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक इकोनॉमिक मार्केट बन जाता है। तो ये लोअर स्टेज से हायर स्टेज, ठीक है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया फ्रांस ने एक पेरिस में एआई समिट को को चेयर किया है, बस इतना ही याद रखना है ना। और प्रीवियसली यूके में एक समिट हुआ था जिसका नाम था ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन। आपसे पूछा जाए किसके लिए है, एआई के लिए। एआई शुड बी सेफ, ह्यूमन सेंट्रिक, ट्रस्टवर्दी, रेस्पॉन्सिबल। सियोल डिक्लेरेशन किसके लिए है, एआई सेफ्टी। तो नाम बस पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, नाम, ठीक है। ये डिक्लेरेशन, सियोल डिक्लेरेशन और पेरिस एआई समिट, ठीक है, सब एआई से रिलेटेड। पेरिस एआई समिट में को चेयर कौन था, इंडिया। आईटीएमओ इन पेरिस अग्रीमेंट, अच्छा पेरिस नाम सुना है ना। तो हम लोग जब क्लाइमेट चेंज पढ़ते हैं तो क्लाइमेट चेंज में बॉडी कौन है, UNFCCC। उसमें कंट्रीज का मीटिंग क्या होता है, हर साल होता है ना, एनुअली। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहां पे हुआ था, पेरिस में, तो अग्रीमेंट बहुत सारे हुए थे, है ना। लैंडमार्क 2015 में हुआ था, कब हुआ था, 15 में। तो वहां एक बात हुआ था कि देखो, हमें ये तो पता है कि सारे कंट्रीज को मिलके क्लाइमेट चेंज को कम करना है ना, बट कौन कितना जिम्मेदारी लेगा वो खुद से ले लो। कैसे ले लो, खुद से डिटरमाइन करो कितना जिम्मेदारी लेते हो तुम। समझ में आई बात? उसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। खुद से जिम्मेदारी लो कि तुम कितना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन करने वाले हो। समझ में आ रही बात, है ना। अब मान लो तुम हो भूटान, तुम करने वाले हो ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन बहुत ज्यादा, है ना, और तुम्हारे पास कैपेसिटी है कि जितना तुमने प्लेज किया है कि इतना करेंगे उससे ज्यादा भी कर पाओगे, तो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और जो एडिशनल जो तुमने एक्स्ट्रा ही ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन कर दिया, है ना, वो अपनी फ्रेंड कंट्री को बेच दो कि तुमसे नहीं हो रहा है, लेकिन हमने ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन कर दिया है। तो इसको मॉनेटरी वैल्यू लगा के किसी कंट्री को बेच भी सकते हो। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि मान लो तुमको कुछ काम करना है, तुमको कुछ करना है, तुमने अपने हिस्से कर दिया, वो अपने हिस्से कर नहीं पा रहा है, तुमने उसके हिस्से के भी कर दिया, बट उससे पैसे ले लिए। आई बात समझ में? तो
यही पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, ITMO। बोलो क्या बोलते हैं, ITMO, मतलब इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम। क्या बोलते हैं, बोलो, इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम। पेरिस के कौन से आर्टिकल में आ रहा है ये, 6 पॉइंट, आर्टिकल 6 याद रखो। कौन सा एग्रीमेंट है पेरिस का, आर्टिकल 6। ये भी पूछा जा सकता है आर्टिकल 6 किससे रिलेटेड है, तो ITMO। समझ में आई बात, इंटरनेशनली बोलो ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, ठीक है। ये इसी से रिलेटेड है ना, कि इसने ग्रीन हाउस गैस ज्यादा एमिट कर दिया तो ये इसको बेच सकता है। समझ में आई बात, इसको फायदा हो गया बेचने के बाद। नहीं तो एज ए अर्थ फायदा हुआ ना, मान लो कि सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन फुलफिल कर लिए, ठीक है, सामने वाली कंट्री को भी पैसा मिल गया। मान लो कि तुम नहीं कर पा रहे हो, बस सामने वाला कर पा रहा है उतना ग्रीन हाउस, तो ओवरऑल अर्थ से उतना ग्रीन हाउस कम हुआ ना, है ना। भले ही तुमने किया या इसने किया, बट उतना ग्रीन हाउस तो कम हो गया, है ना। तो ये तो फायदा हुआ ना, और साथ में दोनों कंट्रीज को फायदा हो रहा है। एक ज्यादा, एक के पास वो कैपेसिटी है, दूसरे के पास नहीं है, तो दूसरा वाला फायदा हो रहा है। तुम मत करो, कैपेसिटी नहीं है तो। यहां तो बोला गया ना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यहां थोड़े बोला गया है कि तुमको जो दिया जा रहा है टारगेट वही पूरा करना है। टारगेट तुमने खुद से लिया है, ये तोहफा तुमने खुद को दिया है, तो खुद को दिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा। समझ में आई बात, अगर नहीं पूरा कर रहे हो तो किसी से खरीदो जो अपने तोहफे से और ज्यादा उसको मिटिगेट कर चुका है। और वो और ज्यादा मिटिगेट क्यों करेगा, पैसा मिल रहा है, उसको भी इंसेंटिव मिल रहा है। समझ में आई बात, तो फिर उसके लिए भी फायदा है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट निकालती है, ग्रीन बॉन्ड मतलब वो पैसा कहां यूज होगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, या वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कैसा एनर्जी यूज हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यूज हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि ग्रीन बॉन्ड होगा तो बहुत सारे पैसे वाले लोग सोचेंगे चलो अभी मैं जहां पैसा लगा रहा हूं, है ना, वहां पे क्लाइमेट चेंज प्रमोट नहीं हो रहा है। समझ में आई बात, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया, बट गवर्नमेंट को पैसा वैसा मिल नहीं रहा है बहुत ज्यादा यहां से, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टर्म है जिसको बोलते हैं ग्रीनियम। क्या बोलते हैं, ग्रीनियम। ग्रीनियम रेफर्स टू द लोअर बोरोइंग कॉस्ट। ग्रीनियम मतलब लोअर बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट रेट एसोसिएटेड विद ग्रीन बॉन्ड। मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है, तुम बॉन्ड खरीदोगे, तो बॉन्ड खरीदोगे बदले में तुमको इंटरेस्ट चाहिए ना, तो ग्रीन बॉन्ड में गवर्नमेंट क्या देती है, कम इंटरेस्ट देती है। क्या देती है, कम इंटरेस्ट। समझ में आई बात, मतलब गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट, पैसा लेने का कॉस्ट क्या है, कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनियम, ग्रीन प्रीमियम। क्या बोलते हैं, ग्रीन प्रीमियम। समझ में आई बात, तुम पैसा खर्चा कर रहे हो, तुम भी पैसा खर्चा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम बहुत पैसे वाले, तो तुम ऐसी जगह पैसा खर्चा करोगे कि सो दैट कम से कम क्लाइमेट चेंज तो प्रमोट नहीं हो रहा है, भले ही तुमको इंटरेस्ट कम मिले। समझ में आई बात, तो गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट क्या है, कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनियम, मतलब ग्रीन प्रीमियम, ठीक है, ठीक है। आइंस्टीन रिंग, आइंस्टीन रिंग क्या होता है बताओ। देखो, आइंस्टीन रिंग इज अ सर्कुलर रिंग ऑफ लाइट फॉर्म्ड अराउंड अ गैलेक्सी, डार्क मैटर और अ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये कीवर्ड बहुत जरूरी है। कौन सा वर्ड, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। लेंस समझते हो ना क्या करता है, लेंस लगा लो, है ना, तो क्या करेगा, आपको दूर की चीजें नजदीक दिखाई दे सकता है, बड़ा करके दिखा सकता है, ये सब करता है कि नहीं लेंस, ठीक है। तो लेंस का काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से लेंस वाला काम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। देखो फॉर एग्जांपल, यहां पे एक दूर एक गैलेक्सी, ठीक बात है, बीच में क्या आ गया, एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी वगैरह आ गया। आई बात समझ में, यहां पे तुम्हारा टेलीस्कोप है, ये नहीं रहता तो तुमको डायरेक्ट वो दिखता, ठीक है, बट ये जब दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड टकरा रहा है एक दूसरे से, तो ये टेलीस्कोप को ये वाला चीज बड़ा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बड़ा, भले इसके पीछे है बट मैग्नीफाई होके दिख रहा है। कैसे होके दिख रहा है, मैग्नीफाई। बीच वाला जो पूरा क्लस्टर है वो एक लेंस की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, लेंस, है ना। इसमें बहुत सारा लाइट वाइट एक दूसरे से, एक दूसरा लाइट इधर उधर इमिट कर रहा है सब, तो इस तरह से लाइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि इस बेचारे को और बड़ा करके वो दिखा रहा है कहां पे, टेलीस्कोप पे।
समझ में आई बात? इसके डिटेल में हमें घुसने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअली में फिजिक्स में ये कैसा हो रहा होगा, रे किधर से आ रही है, किधर बड़ा हो रहा है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? बट ये सब स्टार्स क्या है, इल्यूमिनेटेड है ना, लाइटेड है, तो पीछे वाली ऑब्जेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, मैग्नीफाई कर दे रहे हैं, लेंस की तरह काम कर रहे हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटी बेंड्स द लाइट रेज ऑफ द डिस्टेंट गैलेक्सी। डिस्टेंट गैलेक्सी का लाइट रेज ऐसे आ रहा था, इस गैलेक्सी ने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो इसको जो चीज ऐसे दिखनी चाहिए थी, अब कैसे दिख रही है, ऐसे, तो मतलब बड़ा दिख रही है। समझ में आई बात? ठीक है, बस ये भी आने के चांसेस होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आइंस्टीन रिंग। व्हेन वी ऑब्जर्व अ डिस्टेंट गैलेक्सी विथ आवर टेलीस्कोप, इट्स लाइट मे इनकाउंटर अनदर गैलेक्सी ऑन इट्स वे टू अस। द फोरग्राउंड गैलेक्सी एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग लेंस, बेंडिंग द traveling light rays due to its gravity. This is called gravitational lensing. If the background galaxy, the lensing galaxy and the telescope are perfectly aligned, तो इसको क्या बोलोगे आप, आइंस्टीन रिंग। ठीक है, the image appear as a ring। ठीक बात है, तो उसको क्या बोलोगे, आइंस्टीन रिंग। ये तीनों क्या है, परफेक्टली अलाइंड है। ठीक है, तो इसको इसलिए उसको इमेज जो बनेगा उसको क्या बोलोगे, आइंस्टीन रिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आइंस्टीन रिंग। व्हाट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर, है ना, ये भी पढ़ा होगा जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था कि अगर आप बैंक्स में पैसा जमा करते हो, कहां करते हो, आपका 5 लाख सेफ है। कितना सेफ है, 5 लाख। समझ में, अप टू 5 लाख पर पर्सन पर बैंक अकाउंट इज सेफ। ठीक बात है, अगर आप 5 लाख एचडीएफसी में डाल कर रखो, 5 लाख आईसीआईसी में, दोनों सेफ है। ठीक है, मतलब अगर बैंक डूब भी गया तो 5 लाख आपको कौन दे देगा, आरबीआई का डीआईसीजीसी दे देगा। इंश्योरेंस कवर है, क्या है, इंश्योरेंस कवर। 1 लाख है तो 1 लाख मिल जाएगा, 2 लाख है तो 2 लाख मिल जाएगा, 10 लाख है तो भी कितना मिलेगा, 5 लाख ही मिलेगा। तो लिमिट कब तक की है, 5 लाख तक की, कि एक लोअर मिडिल क्लास इंसान क्या हो सके, प्रोटेक्टेड रह सके। मिडिल क्लास इंसान क्या हो सके, प्रोटेक्टेड रह सके। बैंक्स में आपका पूरा पैसा सेफ नहीं है। कब तक का है, 5 लाख। Deposit insurance is a financial protection mechanism for depositors if a bank fails or face restriction imposed by the RBI। समझ में आई बात? ठीक है, बस यही चीज है। इसके लिए कौन सा बॉडी आता है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आरबीआई का ही सब्सिडरी है। किसका सब्सिडरी है, आरबीआई का ही सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई। समझ में आई बात? ये क्या करता है, हर बैंक से थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस लेता है। तुमको नहीं देना इंश्योरेंस, कौन देगी, बैंक ही देगी, कि मैं दिवालिया हो जाऊं तो उसको पैसे तुम दे देना। ठीक बात है ना, तो कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो ये पैसे देगा। एफडी सबके पैसे देगा, है ना, 5 लाख तक। एफडी हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, कितना होना चाहिए बोलो, 5 लाख तक। ठीक है, चलो, डिपॉजिट इंश्योरेंस इंडिया में कितना है, 5 लाख तक की है। यूएस में कितना है, 178 लाख तक की गारंटी है। समझ में आ रही बात, है ना। सबसे कम बड़ी कंट्रीज में हमारा ही है, और ज्यादा होना चाहिए था, 15-20 लाख तो होना ही चाहिए, नहीं है ना। अरे पहले 1 ही लाख था 2-3 साल पहले, अभी 5 लाख हुआ है। सोचो, पहले तुम्हारे बैंक में कितने पैसे सेफ थे, 1 लाख या 2 लाख, 1 या 2 लाख था। समझ में आई बात, अभी जाके 5 लाख हुआ है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव। वन पोर्ट का मतलब ये नहीं है कि सारे पोर्ट बंद कर दो, सिर्फ एक पोर्ट चलेगा। सारे पोर्ट एक जैसे हो जाए, एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जैसी कनेक्टिविटी, ये सब, तो उसको क्या बोलते हैं, वन पोर्ट। स्टैंडर्डाइज पोर्ट हो जाए, क्या हो जाए, स्टैंडर्डाइज। बोलो क्या हो जाए, स्टैंडर्डाइज। ये सब कीवर्ड मेंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए बुलवा रहा हूं। स्टैंडर्डाइज पोर्ट ऑपरेशन अक्रॉस इंडियाज मेजर पोर्ट, है ना। कहीं भी एंट्री पे एक तरह का डॉक्यूमेंट्स लगे, है ना, अलग अलग, कि नहीं मैं तो उस पोर्ट पे गया था तो ये सब चीज डिमांड कर रहा था, इस पोर्ट, ये सब चीजें नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यही है बस, और कुछ खास चीज इसमें नहीं है। ठीक है, इसका एक इंडेक्स होता है, सागर आंकलन, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना, कि पोर्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। सागर का आंकलन, आंकलन का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, इवेलुएट्स कार्गो हैंडलिंग, टर्न अराउंड टाइम, मतलब कितना टाइम लगेगा, बर्थ आइडल टाइम, खड़ा कितना देर है, ये सब चीज कैलकुलेट किया जाता है पोर्ट वोर्ड से रिलेटेड। बूस्टिंग शिपिंग एंड पोर्ट्स, पावरिंग द ब्लू इकोनॉमी, विकसित भारत विद बजट 2025। इसमें सागर आकलन 2023-24 का एक इनिशिएटिव है। बस
ठीक है। मैत्री कनेक्टिंग कंट्री थ्रू वर्चुअल ट्रेड कॉर्नर, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ONOP का मतलब आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए, मैत्री डिजिटल प्रोग्राम क्या है ना, इंटीग्रेट्स AI एंड ब्लॉकचेन फॉर ऑटोमेटेड ट्रेड अप्रूवल सपोर्टिंग वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर विथ UAE, बिमस्टेक एंड आसियान। वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर है ना, इंडिया का ट्रेड कॉरिडोर किसके साथ कनेक्ट करना, UAE के साथ, ठीक है। उसके अलावा किसके साथ, बिमस्टेक कंट्रीज के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ। इसको बोलते हैं मैत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक बात है। अगर डिजिटली भी कनेक्टेड हो तो बहुत सारी चीजें तुमको पता है, ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के सब कुछ तो डिजिटली हो रहा है ना, खाली गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज डिजिटली नहीं हो सकता है, बाकी तो सब कुछ डिजिटली किया जा सकता है। तो मैत्री वही है, मैत्री विल प्ले अ की रोल इन ऑपरेशनलाइजिंग वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड UAE, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये क्या है, मैत्री। बोलिए, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, जैसे आप नाम सुने हुए हो बिटकॉइन का, बिटकॉइन किस पे काम करता है, ब्लॉकचेन पे काम करता है ना। एक 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 करके ऐसे नोड में चीजें लगे होती हैं, कुछ भी चीज वहां से डिलीट करोगे वहां पे रजिस्टर्ड रहेगा कि आपने ये चीज डिलीट किया है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन बोलते हैं। समझ में आई बात, डेटा स्टोरेज का टेक्निक है ना, डेटा स्टोरेज का। तो उसमें ब्लॉकचेन में अब ऐसा नहीं कि वो करेंसी वाला डेटा ही रख सकते, कुछ भी डेटा रख सकते, हेल्थ का, एजुकेशन का, पूरे कंट्री का, है ना, इलेक्शंस का। समझ में आई बात, ठीक है। तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम, ये भी कब आया, बजट 2025 में। तो बजट वाली चीजें भी रिवाइज हो रही हैं, है ना। ज्ञान भारतम, ज्ञान भारतम में क्या होगा, मिशन वाज लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट विथ नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट इंटेंड्स टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट को क्या करेगी, प्रिजर्व करेगी। मैन्यूस्क्रिप्ट समझते हो ना, लिखा हुआ पीस, लिटरेचर का पीस, उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। ज्ञान भारतम, पुराने बुक्स को प्रिजर्व करना, फॉर सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। टनेज, टोनेज टैक्स, टोनेज समझते हो ना, शिप जा रहा है, शिप के ऊपर क्या रखा हुआ है आपका, बोलो, कार्गो रखा हुआ, कार्गो का कितना वेट है, वेट किस में मेजर करोगे, किलोग्राम, क्विंटल, टन, टन में मेजर होता है ना हैवी वेट, तो टन से क्या बना है, टनेज, ठीक है। तो ये है टनेज टैक्स, कि अब टैक्स टनेज के हिसाब से लगाया जा रहा है। टनेज टैक्स स्कीम रिजर्व फॉर लार्ज सी शिप एक्सटेंडेड टू इंक्लूड इनलैंड वेसल। पहले ये किसके लिए था, लार्ज सी शिप्स के लिए था, अब इंडिया में किसके लिए इंक्लूड कर दिया गया, इनलैंड। ब्रह्मपुत्रा पे कुछ चल रहा है, गंगा में चल रहा है, तो उस पे भी क्या लग जाएगा, अब टनेज टैक्स लगेगा। इंक्रीज्ड फाइनेंशियल वायबिलिटी टू मैन्युफैक्चरर इनलैंड वेसल्स, प्रमोशन ऑफ वाटरवेज, तो पैसा आएगा तो वाटरवेज को और ज्यादा क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। द यूनियन बजट इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पॉलिसी रिलेटेड टू टोनेज टैक्स, पर्टिकुलरली इट्स एक्सटेंशन टू फोस्टर कौन सा वाटर, इनलैंड वाटर, ठीक है, ठीक है। रणभूमि दर्शन, रणभूमि दर्शन, भारत रणभूमि दर्शन 77 टूरिज्म साइट्स टू शोकेस इंडियाज रिच मिलिट्री हेरिटेज। मिलिट्री हेरिटेज देखने के लिए, क्या देखने के लिए, मिलिट्री हेरिटेज, इसको क्या बोलते हो, रणभूमि, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री का है, किसका है ना। अब यहां से प्री सिक्योर वाले टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, है ना। भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट बैटलफील्ड टूरिज्म। देखने का मन करता है ना बहुत लोगों का, यहाँ पे सिपाही ऐसे आए थे, इसको ऐसे मारा था, ये ऐसे शहीद हो गया, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक। सतवरी, ये क्या है, ट्री है, पौधा है ना, ठीक है। फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोलैबोरेशन विथ नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हैज लॉन्च द शतवरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन। प्राइमरी फोकस इज टू, है ना, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सतवरी। Satwari is well known in Ayurveda for its adaptogenic properties, particularly in supporting women health, balancing hormone, boosting immunity. ठीक बात है। तो शतवरी आ सकता है यूपीएससी में, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी को बड़ा मजा आता है, एक पौधा जरूर पूछता है वो, उसके पहले मोरिंगा भी पूछा हुआ है, सी बख्तन सब पूछा हुआ है ना। उसको लग रहा है कि पौधे के बारे में कोई नहीं पढ़ रहा, ठीक है। शतवरी फॉर बेटर हेल्थ, अ नेशन वाइड स्पीसीज स्पेसिफिक कैंपेन लॉन्च टुडे, ठीक है। कौन मिनिस्ट्री है इसके अंदर, बोलो, आयुष। कौन सा है, आयुष। आयुष मिनिस्ट्री का नाम जानते हो ना, आयुष
में कौन सा आता है? ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कैसे मेडिसिन? ट्रेडिशनल, वो सब किसके अंदर है? आयुष मिनिस्ट्री के अंदर है। बिमस्टेक, बिमस्टेक कंट्रीज में कितने कंट्रीज हैं बताओ? बिमस्टेक का यूथ समिट हुआ था कहां पे? इंडिया में। बिमस्टेक में कितने कंट्री हैं बोलो? ये 7 कंट्री आपको कहां दिखेंगे? बिमस्टेक में दिखेंगे, है ना। बाई मिस्टेक नहीं है ये वैसे तो मुझे ये लगता है इसका क्रिएशन बाई मिस्टेक ही हुआ है, क्योंकि 1997 में क्रिएशन हुआ है ना। कब? 1997 में, ठीक है, 30 साल होने को है। और अभी 2-3 साल पहले तक ये लोग सिर्फ 3 समिट करके बैठे थे 20 साल में, है ना। फिर इनको याद आ रहा है बिमस्टेक भी तो है, फिर उन्होंने समिट किया लगातार 1-2 साल से। 22 से तो समिट करना शुरू किया वापस इन लोगों ने, 2022 से। तो बिमस्टेक में कंट्रीज कौन से हैं? बिमस्टेक में बे ऑफ बंगाल मेन है। क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया का नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ है कि नहीं? बहुत बढ़िया। बे ऑफ बंगाल किधर आता है बेटा? इधर आता है ना। अरे बे ऑफ बंगाल किधर आता है? वेयर इज बे ऑफ बंगाल? इस साइड। तो बे ऑफ बंगाल के अराउंड की कंट्रीज कौन हो जाएगी? इधर श्रीलंका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। बांग्लादेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा। म्यांमार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। म्यांमार के नीचे थाईलैंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इंडिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये 5 बे ऑफ बंगाल के अराउंड की कंट्री मिलकर क्या बनती है? बिमस्टेक। बट नेपाल का कोई नहीं है, अकेला है बेचारा। भूटान का भी कोई नहीं है, तो हम लोग उनको भी ले आते हैं कि चल भाई तू भी आजा। समझ में आई बात? तो ये बिमस्टेक में कितनी कंट्री है? 7। इधर की कंट्रीज मत डाल देना मालदीव्स, उधर बे ऑफ बंगाल नहीं है। बे ऑफ बंगाल किधर है? इधर। नाम से खेला है, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। लोग रटते हैं कि पाकिस्तान होगा कि नहीं, अरे पाकिस्तान थोड़ी है बे ऑफ बंगाल के अराउंड। आई बात समझ में? हाँ, अब शुरू से पढ़े हो, बाद में कोई कंट्री ऐड भी कर दिया कि चलो अब मालदीव भी ऐड कर लेते हैं, दैट्स ओके। मालदीव इंडिया का फ्रेंडली कंट्री होता तो शायद ऐड कर भी दिया होता इंडिया ने, है ना। ठीक है, चाइना की तरफ भागता रहता है मालदीव। श्रीलंका हुआ ना ये, यही एस फॉर श्रीलंका। ठीक है, ठीक ठीक। तो गांधीनगर में हुआ था, है ना। बिमस्टेक यूथ समिट कहां हुआ था? गांधीनगर में। कई बार इतना ही पूछ लेंगे वो, आप कंट्री याद करके गए, बिमस्टेक के बारे में सब पढ़ लिए, वो पूछेंगे समिट कहां हुआ था? कहां हुआ था समिट बताओ? गांधीनगर में। एग्जाम वालों का भरोसा नहीं होता। एनसीएस के, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इससे कुछ खास नहीं है, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आगे आएगा, है ना। तो बस मैं बता दूं, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी 1994 में बना था, स्टैट्यूटरी बोर्ड, फिर लैप्स भी हो गया था, फिर वापस से एक नया एक्ट बना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन। मैनुअल स्कैवेंजर समझते हो? जो खुद से अपने हाथों से टॉयलेट वगैरह क्लीन करते हैं या फिर लेके जाते हैं, ढोते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैनुअल स्कैवेंजर्स बोलते हैं। नाली वाली साफ करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए एक्ट बना, है ना। क्योंकि सीवर डेथ उनका बहुत ज्यादा हो रहा था, खासकर दिल्ली में, है ना, गड्ढे को क्लीन करने में, नालियों को क्लीन करने में, तो उसके लिए एक्ट बना हुआ है। उसी से रिलेटेड पहले क्या था? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। बाल्टिक सी, बाल्टी तो जानते हो, बाल्टिक जानते हो क्या? तो बाल्टिक सी का आपको पता होना चाहिए लोकेशन कहां है। ये कौन सा सी है? बाल्टिक सी। ठीक है, बाल्टिक सी के अराउंड 3 कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इन तीनों का नाम याद होने चाहिए। ये सब भी है, पोलैंड वगैरह भी है, बट इन तीनों कंट्री को हम बाल्टिक कंट्री के नाम से जानते हैं। कौन सा कंट्री बोलो? इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, है ना। रशिया तो यहां तक फैला हुआ है बेचारा, रशिया के बगल में तीनों कंट्रीज हैं। ये तीनों यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, अब यूएस का सपोर्ट करते हैं, है ना। ठीक है, क्या नाम है? इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यहां है बाल्टिक सी। यहां पे है पोलैंड। पोलैंड भी किसमें था? यूएसएसआर में था। तो ये बाल्टिक सी, और नीचे मेडिटेरेनियन में जाएंगे तो मिलेगा एड्रियाटिक सी। क्या मिलेगा? एड्रियाटिक। ठीक है, तो चर्चिल का नाम सुने हो आप लोग? यूके का प्राइम मिनिस्टर था। किसका? यूके का। तो उसने पता है क्या स्टेटमेंट दिया था? आयरन कर्टेन हैज बीन रेज्ड फ्रॉम बाल्टिक टू एड्रियाटिक। बाल्टिक से एड्रियाटिक तक आयरन कर्टेन बिछा हुआ है। आयरन कर्टेन मतलब
यूएसएसआर कम्युनिस्ट कंट्री को इधर क्रॉस नहीं करना है। आई बात समझ में? कम्युनिज्म इससे इधर क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसके इधर वाली कंट्री क्या थी? कम्युनिस्ट थी, है ना। तो ये यूरोप में ईस्ट यूरोप क्या था? कम्युनिस्ट था। वेस्ट यूरोप क्या था? कैपिटलिस्ट था। आई बात समझ में? ठीक है, बाल्टिक टू एड्रियाटिक। 15th एरो इंडिया। एरो इंडिया क्या था? एक तरह से अपना हमारा, ठीक है, डिफेंस का प्रोग्राम। एरो इंडिया इज अ बाइनियल एयर शो, ठीक है। तो एयर शो था इस साल का। क्या थीम था? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, है ना। तो थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है एयरफोर्स वगैरह ये सब, इस वजह से। मिथुन को जानते हो तुम लोग? मिले हो इससे कभी? ठीक है, स्टेट एनिमल है ये। कहां कहां का? अरुणाचल और नागालैंड का, है ना। आयुसियन क्या है? वल्नरेबल, ठीक है। ठीक है, कौन से फेस्टिवल में यूज होता है? सोलंग फेस्टिवल। एक्स साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन, है ना। एक्सरसाइज साइक्लोन किसके बीच में हुआ? इंडिया और इजिप्ट, ठीक है। बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, हम सारे एक्सरसाइज क्या रटेंगे? रट तो नहीं पाएंगे, बट कोशिश करके जाएंगे कि एक दो बार देख के जाएंगे। एक एक्सरसाइज पूछने का चांस रहता है ना, ज्यादा तो नहीं। कई बार 4 एक्सरसाइज देके मैचिंग भी पूछा जा सकता है ना, और कई बार एक ही एक्सरसाइज पूछा जा सकता है। तो एक्स साइक्लोन। केमन आइलैंड, केमन आइलैंड क्या है? एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड, बस बात खत्म। कहां पे है केमन आइलैंड? देखो ये आप देख रहे हो, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, इसके आगे एक कंट्री है क्यूबा, के नीचे क्या है? केमन आइलैंड, ठीक बात है। ये सब आइलैंड कंट्री क्या होती हैं? ये आइलैंड कंट्री इतनी छोटी कंट्री है, कंट्री बन गया। अब बताओ इनका खर्चा कैसे चलेगा? इनका खर्चा चलेगा टूरिज्म से। तो ये क्या करती हैं? अपने यहां टैक्स बहुत कम कर देती हैं कि लोग आओ यहां पे क्या करो? टूरिज्म करो, ठीक है। तो बहुत लोग जाके वहां पे कंपनीज खोल देती हैं। कैसी कंपनी? वैसी कंपनी जहां कुछ काम नहीं होता। समझ में आई बात? वहां पे कंपनी खोल दिया, है ना। कंपनी का ऑफिस ऑफिस सब वहां पे, एक रूम हो गया ऑफिस, वहां पे अरबों का कंपनी चल रहा है, ठीक है। कैसे चल रहा है? शेल कंपनी, पैसा घुमाया जा रहा है। क्या घुमाया जा रहा है? पैसा। समझ में आई बात? शेल कंपनी है। कैसे कंपनी? शेल, ठीक बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वैसे नाम ले ही लेता हूं, है ना, लेकिन एग्जाम्पल गलत है बट ले लेता हूं। मान लो अडानी है, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या मान लो उसका कुछ कंपोनेंट कहीं से खरीद के आता है ना। तो अडानी के किसी फ्रेंड ने, किसी रिलेटिव ने केमन आइलैंड में कंपनी बना ली, ठीक है। उसने वो कंपोनेंट खरीदा यूएस से, और वो कंपोनेंट किसको बेचा? अडानी ग्रुप को। एक्चुअली में वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, पेपर वर्क कर रहा है ना। तो जो कंपोनेंट यूएस से 100 रुपए का मिलना चाहिए था, उसने 100 रुपए में खरीद के, और अडानी को कितने का बेचा? 200 का। अब अडानी 200 का खरीद रहे हैं, उनको लॉस लग रहा है ऑन पेपर, लेकिन एक्चुअली में तो 100 रुपए का ही खरीदे हुए हैं ना। तो ये फायदा कहां दिखा रहे हैं? केमन आइलैंड में जाके। समझ में आई बात? तो यहां टैक्स क्या है? 1%, 2%। इंडिया में कितना है? 22%, 25%। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो टैक्स का चोरी हो रहा है इस तरह से। तो ऐसे जो छोटे छोटे आइलैंड नेशन होते हैं, इनको टैक्स हेवेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन, है ना। यहां पे शेल कंपनी, शेल मतलब खोखला, जिनका एक्चुअल एक्टिविटी नहीं है, ऑन पेपर ही कुछ कुछ हो रहा है, पैसा घुमाने का काम, मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है। आ रही बात समझ में? वो सब काम करती हैं शेल कंपनीज, ठीक बात है। आप लोगों ने वो देखा है, ब्रेकिंग बैड देखा है क्या? कितने लोगों ने देखा है ब्रेकिंग बैड? अच्छा, है ना, याद आ रहा है ना। ड्रग्स का पैसा वाइट करने के लिए क्या कर रहा है? कार वॉशिंग, ठीक है। चलिए, केमन आइलैंड, रोडोडोंड्रोन ट्री, तो ये क्या है ना, स्मॉल ट्री अटेनिंग अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 फीट, जोकू वैली में है, मणिपुर नागालैंड में मिलेगा। एवरग्रीन प्लांट है। कैसा है? एवरग्रीन प्लांट, रोडोडोंड्रोन। माउंट तरंकी, माउंट तरंकी क्या है ना। यहां पे तुमको क्या मिलेगा? वोल्केनो मिलेगा। माउंट तरंकी इज अ स्ट्रैटो वोल्केनो विथ लोकेशन इन न्यूजीलैंड, ठीक है। बस ये सब पता होना चाहिए। देखो ये न्यूजीलैंड दिख रहा है, बीच में क्या है? माउंट तरंकी। न्यूजीलैंड का 2 आइलैंड, अपर आइलैंड और लोअर आइलैंड। तो ये किस आइलैंड में है बोलो? अपर आइलैंड में। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपने क्रिकेटर्स को न्यूजीलैंड पसंद है, धोनी को, विराट को, कि हाँ न्यूजीलैंड बहुत अच्छा जगह है ना। वहां सांप भी नहीं है। क्या नहीं है? स्नेक्स। और उसके बगल में ऑस्ट्रेलिया है, वहां बहुत सांप है। वहां तुम घर के बाहर जूता खोल के सो जाओ, अगले दिन सांप मिलेगा जूते में बट यहां पे नहीं है,
ठीक है, ये है तुम्हारा वोल्केनो। माजी जानमथब, माजी जानमथब मतलब ये सावरकर साहब का बुक है। माजी जानमथब, सावरकर नरेट्स हिज अटेम्प्टेड एस्केप इन 1910 व्हेन ही जंप्ड इनटू द सी नियर मार्सेल, फ्रांस। तो मोदी जी ने अभी फ्रांस में जाके, मार्सेल में जाके जिक्र किया कि मार्सेल और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है। तो ये पुराना रिश्ता था कि वहां से, है ना, जंप करने की कोशिश सावरकर साहब ने करी थी टू एस्केप ब्रिटिश कस्टडी बट वाज लेटर रिकैप्चर्ड। ठीक है, मराठी में माझी जन्मथब, तो ऑब्वियसली हिंदी नाम नहीं है, कौन सा नाम है, मराठी। डोकरा एक आर्ट है, क्या है, आर्ट, कार्विंग का आर्ट, दिख रहा है ना, ये डोकरा आर्ट से ही कार्व किया गया है। ठीक है, फोल्क मेटल आर्ट है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है। कौन सा, मतलब वैक्स से बना दिया, उसके अंदर मेटल डाल दिया, वैक्स बाद में पिघल जाएगा, मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा। समझ में आई बात, वैक्स का कुछ बना दिया आर्किटेक्चर, उसमें पिघला हुआ क्या डाल दिए, मेटल। अब मेटल जाके वहां शेप ले लेगा और वैक्स पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, तो वैक्स लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, कहां पे डोकरा आर्ट फेमस है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। ये सब मोदी जी गिफ्ट विफ्ट देते रहते हैं लोगों को। आ रही बात समझ में, कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को दे दिया, इसलिए जानना पड़ता है ना, क्या गिफ्ट दिया भाई। फुलानी, फुलानी आर ए लार्ज एथनिक ग्रुप फाउंड मेनली इन द साहेल एंड सवाना बेल्ट ऑफ अफ्रीका, है ना, साहेल एंड सवाना। साहेल बेल्ट होता है जहां पानी ही कम है। ठीक है, ये पूरा जो रीजन है अफ्रीका का, अफ्रीका बनाओगे तो सेकंड लाइन वाला जो रीजन है उसको कौन सा बेल्ट बोलते हैं हम लोग, साहेल बेल्ट बोलते हैं। अफ्रीका बनाया तुम लोगों ने कभी, बोलो कुछ ऐसा अफ्रीका है कि नहीं है, अरे बोलो, बना लेते हो कंटिनेंट तुम लोग। तो यहां जो कंट्रीज हैं वो कौन से रेंज में आती है, साहेल रेंज में आती। समझ में आ रही बात, ठीक है, वहां पानी वानी बहुत कम है। ठीक, तो ये साहेल रेंज का ट्राइबल ग्रुप का बात चल रहा है। सवाना उसके ऊपर हो गया। नौरू आइलैंड, नौरू आइलैंड भी आपका क्या है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। नौरू आइलैंड इधर ऊपर साइड में है। ठीक है, यहां ऑस्ट्रेलिया या ऊपर साइड में क्या मिलेगा आपको, नौरू आइलैंड। ठीक है, मार्शल आइलैंड भी इधर ही है, किरीबाती भी इधर ही है, तुवालू भी इधर ही है, सोलोमन भी इधर ही है, वनाटू भी इधर ही है, फिजी भी इधर ही है। ये क्या है, पपुआ न्यू गिनिया। इसके इधर क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया। ऊपर क्या है, फिलीपींस, क्या है, फिलीपींस, है ना। तो जैसे ही हम आसियान से और आगे बढ़ते हैं क्या मिलता है, पपुआ न्यू गिनिया। और आगे बढ़ते हैं, ये सब पैसिफिक ओशन के आइलैंड कंट्रीज हैं। ठीक है, इन न्यूज में था इसलिए आपको याद रहना चाहिए। जोजी गुफा के बारे में तो आपको पता है, अरे पता है ना, बोंगई गांव में है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल है। एडवांटेज असम 2 में बहुत ज्यादा वापस पॉपुलर हुआ था। तो बोंगई गांव डिस्ट्रिक्ट में है जोजी गुफा, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल। स्टेटस क्या है, फुल्ली ऑपरेशनल है ये, है ना, मस्त। वहां पे इनलैंड कार्गोज वार्गोज आते हैं और काम चल रहा है। गए हो कि नहीं, जाओ यार। ओपेक कंट्री, ओपेक मतलब वैसी कंट्री जो क्या एक्सपोर्ट कर रही हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर रही हैं, सारी कंट्री पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली इसमें नहीं है ना, बट पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री का ये क्या है, ग्रुप है। ओपेक प्लस में कुछ और कंट्री भी आ जाती हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट वगैरह कर रही हैं। तो ओपेक में कितनी कंट्री हैं, टोटल 12 कंट्रीज हैं, है ना। देखो, 2 कंट्री है साउथ अमेरिका का, एक है वेनेजुला, एक है इक्वेडोर। अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। अफ्रीकन कंट्रीज क्या है तुम्हारी, अल्जीरिया है, लीबिया है, नाइजीरिया है, गेबॉन है। ठीक है, अंगोला विड्रॉ कर लिया था कब, 2024 में, अंगोला अब नहीं है। सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के बाद क्या है, यूएई, इसी के अंदर क्या है, कतर, फिर क्या है, कुवैत, फिर ऊपर क्या है, ईरान। ये सब तुम्हारा किसका पास है, ओपेक का पार्ट है। ठीक है, रशिया के पास भी बहुत सारा पेट्रोल है, बट रशिया इसका पार्ट नहीं है, रशिया ओपेक प्लस का पार्ट है। किसका पार्ट है, ओपेक प्लस। ठीक है, यही लोग, ये पता है ये क्या करती हैं, ऑयल का प्राइस कंट्रोल करती है। देखती हैं ऑयल सस्ता हो रहा है, बोलती है अब ऑयल कम प्रोड्यूस करो, कम निकालो नीचे से, महंगा बेचो। इनका यही सब काम है। समझ में आ रही बात, ओपेक एंड ओपेक प्लस का। ठीक है, ओपेक प्लस 2016 में फॉर्म हुआ एज एन अलायंस between OPEC and non-OPEC oil producing nation to coordinate oil production and stabilize price.
OPEC does not include only Middle Eastern country, it also has African, South African member, Nigeria, Algeria, Libya, Venezuela. ठीक है, ठीक है. कोमोडो क्या है? इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म अराइव्स इन इंडोनेशिया टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? कोमोडो. एक्सरसाइज कोमोडो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज एम्ड एट एनहांसिंग मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है, तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है. कहां पे गए ये लोग? इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया इसको इस बार क्या कर रहा था? लीड कर रहा था. नमस्ते स्कीम. कौन सा स्कीम? नमस्ते. सफाई कर्मचारी की हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, है ना? तो इंपावरिंग द अनसंग हीरो ऑफ क्लीनलीनेस विथ डिग्निटी एंड सेफ्टी. जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनके लिए कौन सा स्कीम है? नमस्ते. किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. समझ में आई बात? सफाई कर्मचारी इसके लिए बना हुआ है. टू फॉर्मलाइज सैनिटेशन वर्कर एंड प्रमोट सेफ मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स को मैकेनाइज तरीके से क्लीन किया जाए, उसमें उतर के नहीं किया जाए. वाटर वर्थ. वाटर वर्थ समझते हो? 50,000 किलोमीटर लॉन्ग केबल है ना? केबल कहां से कनेक्ट होगा? सी वगैरह से, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ाने के लिए, जो इंडिया, यूएस, ब्राजील सबको कनेक्ट करेगा. इट्स केबल विल रीच डेप्थ ऑफ 7,000 मीटर्स इन डीप वाटर. एआई वगैरह को यूज करने में क्या मिलेगा? फ्यूचर में और ज्यादा फायदा होगा, है ना? डीप सी केबल है. प्रोजेक्ट किसका है? डीप सी केबल का प्रोजेक्ट है. नक्शा. नक्शा मतलब सर्वे वर्वे के लिए है ना? नक्शा करके सर्वे. नक्शा प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन अर्बन लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ensuring accurate documentation of land ownership to reduce legal dispute. कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम. कैस्पियन सी के आसपास की कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, है ना? पाइपलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके कैस्पियन सी के आसपास, ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज आपको पता होना चाहिए. ये रहा कैस्पियन सी और ये रहा ब्लैक सी. देख रहे हो ऐसे क्या किया गया है? यहां कनेक्ट किया गया. यही वो पाइपलाइन है जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे. ठीक है, तो पाइपलाइन में ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. रीजन जरूर याद रखना है, मैप जरूर घर जाके देखना बेटा. नाविका सागर परिक्रमा, है ना? देखो ये पूरा गोवा हुआ घूम के ये लोग परिक्रमा कर रहे हैं. इंडियन नेवी कमिटमेंट टू जेंडर एम्पावरमेंट एंड मैरीटाइम एक्सीलेंस. तो नाविका सागर परिक्रमा क्या है? वुमेन ऑफिसर लीड कर रही हैं. एक्सपीडिशन क्रूड बाई 2 वुमेन ऑफिसर एम्स टू प्रमोट ओशियन सेलिंग, सेल्फ रिलायंस एंड इंडियाज रिच मैरीटाइम हेरिटेज. पहले भी चीज प्रमोट हुआ था IANS तरिणी के नाम से, उसमें भी सिर्फ वुमेन थी, ऑल वुमेन. वो पूरा सारे ओशियंस को घूम के आ गई थी. समझ में आई बात? है ना? तो पाकिस्तान को डरना चाहिए कि देखो मेन तो मेन, वुमेन भी हैं, है ना? ठीक है. INS विक्रांत एकदम फॉरवर्ड पोजीशन पे खड़ा था. ठीक है, कराची पोर्ट से बस कुछ किलोमीटर्स दूर कि आओ बस तैयार हैं हम. पीछे 36 और कार्गो का फ्लीट था. कार्गो नहीं मतलब शिप्स का फ्लीट था. लॉगरहेड सी टर्टल. लॉगरहेड सी टर्टल बिलोंग टू चेलोनाइड फैमिली, है ना? फैमिली वैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. कहां मिलता है? अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन, सॉल्ट वाटर वगैरह में मिलता है. कमिंग अशोर ओनली टू नेस्ट. सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नेस्ट पे, शोर पे आता है. ठीक है, तो ये वही प्री सिक्योर का है, इसलिए स्टेटमेंट वाइज पार्ट था, है ना? गल्फ ऑफ टोनकिन. टोनकिन कहां है बोलो? बॉर्डरिंग रीजन, बॉर्डर्ड बाई नदर्न कोस्ट लाइफ ऑफ वियतनाम. वियतनाम के आसपास है. ठीक है, गल्फ ऑफ टोनकिन. ये देख रहे हो ये कौन सी कंट्री है? वियतनाम, है ना? तो यहां पे क्या है? गल्फ ऑफ टोनकिन है. लोकेशन आपको पता होना चाहिए. ठीक बात है? ठीक है. BOBPIGO, बे ऑफ बंगाल फिशरीज. बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाज established in 2003 as a regional fisheries advisory body. कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इसमें मालदीव्स, भले ही नाम बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे मालदीव्स भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, इंडिया भी है, म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है. मलेशिया इंडोनेशिया तो नेचुरली है बे ऑफ बंगाल के नीचे. तो ये सब है. इंडिया इस बार क्या मिला है इनको? इंडिया को चार्ज मिला है. ठीक है, पुराना बॉडी है बट मे भी पूछ लिया जाए. चोलानिकन ट्राइब, PVTGs है. क्या है?
पीवीटीसी केरला डिस्ट्रिक्ट से, केरला स्टेट से, कहां से, केरला। बस काली फंड तो हम लोग कल भी पढ़े थे, है ना, ठीक है, काली फंड हम लोग पढ़ चुके हैं। केएमटीआर टाइगर रिजर्व, तो केएमटीआर मतलब कलाकंद मुंदाथुरई टाइगर रिजर्व, कहां पे है, तमिलनाडु में है, ठीक है, बस लोकेशन पता होना चाहिए, कालाकंड मुंदाथुरई टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहां पे है, आपका स्टडी वगैरह हो रहा है वहां पे। केएमटीआर फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंटर स्टेट अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व, यहां पे क्या है, अगस्थमलई बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं पता है ना, पता होने चाहिए। अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 1962 में ही बना, पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है। बस न्यूज में आता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो एक बार देख लेना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका लेकिन कहां पे है, न्यू दिल्ली, है ना, तो न्यू दिल्ली नहीं होता तो मैं इसको देता भी नहीं आपके पढ़ने के लिए। अच्छा, विथ रेफरेंस टू पंच, पंच का मतलब क्या है, पोलारीमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर, सन के बारे में, किसके बारे में है, सन। पंच मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो इन कोलैबोरेशन विथ नासा एंड विल हैव अ मिशन लाइफ ऑफ कितना ईयर्स, 2 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट देखो, पंच मिशन के बारे में पढ़ते हैं। पंच मिशन विल बी लेड बाय नासा, मिशन एम्स टू स्टडी द सोलर कोरोना एंड सोलर विंड, सन का कोरोना और उसका विंड, ठीक है, 3D मेजरमेंट से। दिस मेक इट द फर्स्ट सोलर मिशन स्पेसिफिकली डिजाइन टू यूज पोलराइजेशन टेक्निक टू ऑब्जर्व द सोलर फेनोमेना। पोलराइजेशन टेक्निक का यहां पे क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका नासा तो है बट क्या नहीं है, इसरो नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग समझते हो, पानी को सेव करने का तरीका हमारा। तो कुंडी यूज कहां होता था, राजस्थान में, पनाम केनी कहां, केरला में, कुल्स कहां, हिमाचल प्रदेश, जैबो कहां, नागा जैबो बैम्बू से अभी भी होता है, जैकवेल्स कहां, ग्रेट निकोबार आइलैंड में, सब न्यूज में चल रहा था तो आपको पता होना चाहिए। कुंडी टाइमलेस सैंक्चुरीज ऑफ रेन वाटर इन द हीट ऑफ डेजर्ट, कुंडी से देखो अभी भी ये हाल चल रहा है उधर, है ना, ऊंट ऊंट दिख रहा है ना, कच्छ वच है ना उधर, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज का काम हमारा यहीं खत्म होता है, ठीक है, ठीक है। आज कौन सा दिन है, थर्सडे, 2 क्लास और हमारा करंट अफेयर्स खत्म, जो रोना रोते थे करंट अफेयर्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खत्म हो जाएगा, फिर रखते रहना, ठीक है, ठीक है, फिर मैं भी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, डन डन, थैंक यू।